पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों के मददगार बनते हैं, ऐसे ही एक विजेता हमारे बीच में है मिस्टर JS विरक जी, जिनके नेतृत्व में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम कर, मतलब बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि लुधियाना की लोकल होस्टिंग में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लीडर को अपने प्लेटफॉर्म पे उन्होंने प्रोग्राम करने के लिए आमंत्रित किया है और कुशलतम नेतृत्व के साथ उन्होंने अपने प्रोग्राम, मतलब वहाँ के प्रोग्रामों का डिसिप्लिन, वहाँ के प्रोग्रामों की क्वालिटी को विरक जी के नेतृत्व में, क्योंकि विजय जी को भी काम करने का मौका मिला है कहने को बाद लुधियाना, और लुधियाना आज हिंदुस्तान के ऐसे स्टेशनों में से है जहां पर हर कोई लीडर जाना चाहता है, क्योंकि वहां पर विरक जी के नेतृत्व में और वो फैमिली के साथ में बिजनेस करते हैं। मतलब ये दूसरा कमिटमेंट मैंने उनको देखा कि वो शायद फर्स्ट डे से, मैं जब से जानने लगा हूँ, वो फैमिली के साथ में बिजनेस को इन्वॉल्व करके इस बिजनेस को एज ए बिजनेसमैन बनने के लिए, मतलब RCM के एक मतलब बड़े बिजनेसमैन बनने के लिए और लोगों की मददगार बन के मदद करने वाले बिजनेसमैन हैं। तो ऐसे कुशल नेतृत्व के मालिक JS विरक जी को मैं इनवाइट करूंगा कि आज वो अपने अनुभवों से इस मिरेकल मॉर्निंग के मिरेकल परिवार को, मिरेकल आर्मी को लाभान्वित करेंगे। तो प्लीज ओवर टू विरक जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पूरे देश के पालनहार हैं। भाग चेंज छाबड़ा के नाम से आपका जब नाम लेते हैं तो वाकई आपके शब्दों की वजह से, आपके कर्मों की वजह से, आपकी गाइडलाइन की वजह से, आपकी छत्र छाया की वजह से पूरे देश में, हिंदुस्तान में लाखों लाखों लोगों का भाग्य चेंज हुआ है, जिनमें से हम भी हैं सर। आप बहुत प्रेरणादायक हैं और आपकी जो ऊर्जा है परमात्मा इसी तरह बनाए रखे, और आपकी ऊर्जा से हमें आज भी ऊर्जा मिलती है, कुछ करने का जज्बा मिलता है, जुनून मिलता है, पैशन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया हमें इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने के लिए। सुबह योगा चल रहा था तो बिल्कुल मैं उसके लिए भी कहना चाहूंगा, करो योग रहो निरोग। क्योंकि किसी भी रूप में आप करें, चाहे आप योग के रूप में करें, चाहे एक्सरसाइज के रूप में करें, चाहे रनिंग के रूप में करें, किसी भी तरह से करें, मेरे ख्याल से जीवन में 45-50 मिनट 1 घंटा हमें अपनी बॉडी को जरूर देना चाहिए। क्योंकि जिससे पूरा जीवन चलाना है, अगर वही साधन स्वस्थ नहीं है तो हम अपनी जिंदगी के सफर को कैसे तंदुरुस्ती के साथ जी पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। तो जो साथी आज योग के साथ जुड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत डिसीजन होगा कि वो अपनी बॉडी को फिटनेस के लिए दे रहे हैं। और मैं अगला थैंक्स करना चाहूंगा परमात्मा का, कि परमात्मा ने जो ये जिंदगी हमें दी है, और खास करके ये RCM बिजनेस हमारी जिंदगी में दिया है, और इतना खूबसूरत मिशन हमारी जिंदगी में दिया है, जिससे ना केवल हम अपनी जिंदगी को तंदुरुस्त बना रहे हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी में भी योगदान डालने का मौका मिलता है। घर घर तंदुरुस्ती, घर घर रोजगार के इस मिशन को आगे बनाने का मौका मिलता है। परमात्मा ने ऐसा नेक काम हमारी जिंदगी में दिया है। सुबह से लेकर शाम तक बार बार परमात्मा का थैंक्स हमारी चलता रहता है अंदर आत्मा में। और अगला थैंक्स करना चाहेंगे हम उन सभी सीनियर्स का, जिनकी वजह से जिंदगी में आगे बढ़े हम लोग। चाहे ये मुझे बिजनेस मिला राकेश रोड़ा सर के माध्यम से, गाइडलाइन मिली शैलेंद्र ढींगरा सर के माध्यम से, और प्रमोद गुलाटी सर और राकेश शर्मा सर नेशनल लेवल की हस्तियां हैं, उनके माध्यम से हमें इस बिजनेस का मार्गदर्शन मिला। सुरेंद्र वत्स सर, चाहे कोठारी सर, विजय वरोदिया सर अभी बोल रहे थे, सभी हिंदुस्तान के एक एक शख्सियत का मार्गदर्शन हमें मिला है, और हम उनसे सीखते हैं, प्रेरित होते हैं, और इस बिजनेस को आगे बढ़ाते आए हैं लगातार। सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया सर। जहां तक मैं अपनी बात करूं, स्टोरी बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया है, तो मैं साथियों को कहना चाहूंगा, मेरी स्टोरी के अंदर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और मेरी स्टोरी के अंदर कहाँ कहाँ मैंने इस बिजनेस में गलतियां करी हैं और किस पॉइंट पे मैंने सीखा है, वो ट्रेनिंग भी साथ के साथ क्लियर हो जाएगी। साथियों, मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम JS विर्क है, और मैं लुधियाना पंजाब से हूं। और जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो किसान परिवार का बैकग्राउंड रहा, एक सिंपल साधारण फैमिली, जो गांव में पले बड़े हैं हम लोग, और वहां से लुधियाना में शिफ्ट हुए थे। जब हमारा जो जीवन रहा वो गांव का जीवन रहा, तो उस समय कठिन परिस्थितियां थी, क्योंकि जमीन जायदाद ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, किसान परिवार का बैकग्राउंड था। तो जैसे तैसे करके हमारे माँ बाप ने हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। ऐसी कोई बहुत बड़ी सुविधाएं नहीं थी हमारे परिवार के अंदर, फिर भी उन्होंने किसी ना किसी तरीके से ये कहा कि बस आप पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हम 4 बहन भाई हैं, जिसमें बड़ा मैं हूं, और हमें
कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का था कि अगर हमें लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, माँ बाप के जीवन को कुछ बेहतर देना है, तो मुझे ही कुछ आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। चलते चलते जब पढ़ाई का सिस्टम पूरा हुआ, तो आज भी मुझे याद है कि जब कॉलेज की पढ़ाई का वक्त आया, तो हमारे पेरेंट्स की जो स्थिति थी, मैं और मेरा दोस्त जब हम कॉलेज की एडमिशन के लिए गए, तो वहां की स्थिति जानने के बाद मैं घर आके मायूस हो गया था। तो मैंने आके अपनी माँ को कहा, मैं कहा शायद मम्मी, मेरा दोस्त तो एडमिशन लेगा, शायद हमसे नहीं ली जाएगी क्योंकि उसकी फीस बहुत ज्यादा है। तो मेरी माँ ने कहा कि अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, आप जीवन में, तो आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आप इस चीज की चिंता मत करो। तो वो कान की जो वाली होती है, वो उन्होंने मतलब गिरवी रख के मुझे कॉलेज की एडमिशन करवाई थी। वो दिन मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। लेकिन उनकी जो वो एहसान हमारी जिंदगी के ऊपर थे, उनको हम लोग चुकाना चाहते थे, कुछ बन के दिखाना चाहते थे जिस शिद्दत से उन्होंने पढ़ाया था। तो फिर हम लुधियाना में शिफ्ट हुए 1999 में, कि लुधियाना आके लाइफ में कुछ करेंगे, क्योंकि गांव में रहते हुए कुछ लाइफ में बन नहीं पाएगा। लुधियाना में जब मैं आया, तो जब पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करने का मौका मिला, तो मेरी जिंदगी की जो शुरुआत हुई ना, वो बहुत छोटी सी जॉब से हुई। जहां पे एक बार तो थोड़ा लगा कि यार, जिस तरह के सपने लेके हमारे माँ बाप ने हमें कठिनाइयों से पढ़ाया लिखाया है, मुझे लग नहीं रहा कि शायद हम वो पूरे कर पाएंगे। क्योंकि वो मेरी नौकरी थी मात्र 750 रुपए की, कंगारू स्टेपलर जो बनता है, उस फैक्ट्री से मेरी शुरुआत हुई थी। 750 रुपए की नौकरी से जब शुरुआत हुई, तो मैंने एनालाइज किया आगे के पूरे जीवन को। मैंने देखा कि जो लोग वहां पे ऑलरेडी 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से काम कर रहे हैं, उनके जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं है। साथियों, हम क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता, कि वो काम हमें लेके कहाँ जाएगा, ये मायने रखता है। ये देखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना हम सारी जिंदगी लोग मेहनत करते हुए गुजार देते हैं, ये चीज का एनालाइजेशन नहीं कर पाते कि उस काम का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। जब मैंने देखा कि वो काम मेरे जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग वहां पे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल दे चुके हैं, जब उनकी जिंदगी कुछ खास नहीं बनी, तो मेरी यहाँ क्या बनेगी। तो उस काम को मैंने ड्रॉप किया, और मैंने कहीं दूसरी जॉब के लिए अपने मन लगाना शुरू किया। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाह दी, कहते हैं कि अगर आप लाइफ में गेन करना चाहते हो, लाइफ में उठना चाहते हो, तो आपको फील्ड की कोई जॉब करनी चाहिए, मार्केटिंग कोई जॉब करनी चाहिए। आप फैक्ट्री जॉब और सिटिंग जॉब से लाइफ को कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे, जिस तरह की आप बातें कर रहे हो, या जिस तरह का आप जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हो। साथियों, तो मेरी जो पहली मार्केटिंग लाइन थी, वो जहां से मैंने जॉब को शुरुआत किया, वो थी कोरियर लाइन की मार्केटिंग। तो कोरियर से मैंने अपनी मार्केटिंग लाइन की शुरुआत करी। वहां से मैंने कदम दर कदम बढ़ते बढ़ते मेरी एंट्री हुई ड्राईपोर्ट एक्सपोर्ट शिपिंग लाइन की मार्केटिंग में। और मेरा लगभग 8-10 साल का समय जो है, वो शिपिंग लाइन ड्राईपोर्ट एक्सपोर्ट की मार्केटिंग में गुजरा है। और वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, वहां से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों को मिलना, बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकात होना, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना, वो सारी चीजों ने मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। और वहां से मैंने अपने जीवन को बेहतर तरीके से चला रहा था। चलाते चलाते मेरी शादी हुई, जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आई, और मन पसंद से शादी थी। तो फिर मैंने मैडम को भी बोला, मैं कहा मैडम, ऐसे बात चलने वाली नहीं है, क्योंकि जितना कमाते हैं लगभग उतना खर्च हो जाता है। आई चलाई की जिंदगी चल रही है, जिस तरह से लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं वो कुछ हो नहीं पा रहा, तो हम दोनों मिल के जॉब करते हैं। तो मैडम, मैं और मैडम दोनों जॉब करने लगे, दोनों ही शिपिंग लाइन में थे। दोनों के जॉब करने के बाद भी हालात कुछ बहुत बढ़िया नहीं हुए। बस पैसा आता था, खर्च हो जाता था, महीना आय चलाई चल रही थी, जिंदगी में कुछ बन नहीं पा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में जो चाहत रहती थी ना, वो कहीं ना कहीं अंदर से छटपटाहट सी चलती रह रही, जो करना हम चाह रहे हैं ना, वो मिल नहीं पा रहा। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह, ऐसे रास्ते जरूर मिलते हैं। मुझे आज भी वो दिन है कि जब मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों बाइक पे कभी चला करते, और कहीं रेड लाइट पे खड़े हुआ करते, पास में आके कोई लंबी सी कार खड़ी होती, आगे हस्बैंड वाइफ बैठे हैं या पीछे बच्चे हैं, तो उनको देख के हमारे अंदर कुछ कुछ होता था कि यार देखो, जिंदगी तो ये है, कार वालों की जिंदगी है, ना धूप, ना मिट्टी, ना बारिश का, मतलब क्या नजारेदार जिंदगी है। तो सर्दी में सर्दी नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं लगती, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए, कार कार पे चलने वाली। लेकिन जब हम अपनी जॉब की तरफ देखते थे, दूर दूर तक यही नजर आता था कि नहीं, कि जॉब के माध्यम से कभी कारों पे चलने वाले हम बन नहीं पाएंगे। अभी भी हमें वो नहीं मिला है जिसके माध्यम से हम अपनी जिंदगी को बदल पाए। तो कहते जहां चाह वहां राह, परमात्मा ने ऐसी कृपा करी। कहते चाहत अगर मन में सच्ची है, तो परमात्मा कोई ना कोई रास्ता जरूर देता है। और मेरी एक क्लाइंट से मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। अनजान आदमी ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, वो मेरे लिए अनजान थे साथियों।
लेकिन इस बिजनेस की एक बहुत ही शानदार शख्सियत, बिजनेस की बहुत बढ़िया हस्ती मिस्टर राकेश अरोड़ा सर के माध्यम से मुझे बिजनेस की जानकारी मिली। लेकिन जब उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया तो पहली बार में कुछ ज्यादा बातें समझ में नहीं आई। सिर्फ ये समझ में आया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, रेट वाजिब है, और हम लोग इसके इस्तेमाल करेंगे। रेट मैंने प्रोडक्ट ही समझ में आया। तो मैंने वहां से मैंने कहा सर आप कुछ प्रोडक्ट मुझे दीजिए, मैं यूज करके देखता हूँ। हम लेके आए, यूज किया, अच्छा लगा। तो उस समय प्रोडक्ट को जब यूज कर किया हम लोगों ने, तो लगा कि यार भी मतलब वो क्वालिटी, वो प्रोडक्ट हमें मिल पा रहे हैं जिस जो कि बाजार से नहीं मिल पा रहे। तो हम आईडी लगा के यूज करने लगे। यूज करते 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 समय निकल रहा था, तो मेरी एक दूसरी अपलाइन का फोन आने लगा। उन्होंने कहा कि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो अच्छे से, आपके बारे में कुछ हमें जानकारी भी मिली है, तो आप सेमिनार में आइए। तो मैंने टाल मटोल किया, मैं नहीं गया। उसके बाद उनका 2-3 बार 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 फोन आता रहा। तो मैं आखिरकार मैंने उनको कहा कि सर ऐसा है कि आप हर महीने मुझे फोन करते हो, हर महीने मुझे बुलाते हो, सच्चाई बात यह है कि मैं बिजनेस नहीं करना चाह रहा हूं, मैं केवल प्रोडक्ट यूज करना चाह रहा हूं। मैंने प्रोडक्ट यूज करने के लिए आईडी लगाई है। उन्होंने कहा कि देखो आप अगर आप नहीं बिजनेस करना चाहोगे तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, लेकिन किसी भी चीज को जाने बिना समझे बिना छोड़ देना ये समझदारी नहीं है। यहां पर भी मैसेज है कई बार साथियों कि हम लोगों को इनवाइट करते हैं, एक बार 2 बार इनवाइट करके छोड़ देते हैं। अगर वो मुझे बार बार इनवाइट नहीं करते तो शायद मैं जाता नहीं। आखिरकार मैंने कहा कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर हम नहीं करना चाहते तो मत करना, लेकिन किसी चीज को जाने बिना समझे बिना छोड़ देना ये कोई समझदारी नहीं है। तो एक बार आप आकर के पूरा कॉन्सेप्ट समझो, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मत करना। संडे का दिन था, मैं और मेरी वाइफ मीनू, हम दोनों लोग तैयार हुए। मैं कहा सर का बार बार फोन आ रहा है और बार बार मना करना अच्छा नहीं है, तो चलो यार चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या है। तो वहां पर जब हम लोग गए सेमिनार के अंदर, मुझे यकीन मानिए आज भी याद नहीं कि उस सेमिनार के चीफ होस्ट कौन थे, तो मतलब चीफ गेस्ट कौन थे। लेकिन उस सेमिनार के माध्यम से जैसे बातें आगे बढ़ती गई, लोग आते गए, लोगों के चेहरे पे सच्चाई देखी, लोगों के बातों में एक वजन देखा, और चलते चलते जब रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर को मंच पे बुलाया गया, उनके लिए कोई तारीफ में शब्द बोले गए, उनकी इनकम के बारे में पूछा गया, उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया, तो वहां से मेरे अंदर का जो इंसान है वो जाग गया। मुझे लगा कि यार जब ये लोग 2-4 साल के अंदर अंदर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, जब ये लोग रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं, जब ये अलग अलग फील्ड से निकल के बन सकते हैं, तो फिर बीसी सर वाला स्टाइल कि फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। अंदर से एक ऐसी आवाज आई कि जब ये करेंगे तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी मार्केटिंग लाइन का आदमी हूं, मैं भी जॉब क्लास का आदमी हूं, ये भी अलग अलग फील्ड के लोग हैं। तो वहां से मुझे दिखाई देने लगा कि यहां से वो सब मिल सकता है जो सपने लेके हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया था, जो सपने लेके हम अपने जहन में चल रहे हैं, तो यहां से वो जिंदगी मिल सकती है जिस जिंदगी की हम कल्पना करते हैं। तो वहां से जब मीटिंग खत्म हुई तो मैं अपने अपलाइन के पास गया। मैंने उनको कहा कि सर ये बिजनेस क्या है, कैसे काम करेगा, मुझे कुछ नहीं पता। ये बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये बिजनेस क्या है, कैसे काम करेगा, मुझे कुछ नहीं पता। आज के बाद जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, बस मेरी शर्त यही है कि मुझे रॉयल्टी टेक्निकल चाहिए। साथियों यहां पे मैसेज क्या है, मैंने पहले ही दिन अपने आप को अपने अपलाइन के आगे समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया। और ये काम ज्यादातर लोग नहीं कर पाते बहुत लंबे समय तक। और पहले ही दिन मैंने उनको क्लियर कर दिया कि ये बिजनेस कैसे चलेगा मुझे कुछ नहीं पता, जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, और मुझे रॉयल्टी टेक्निकल चाहिए। यानी पहले ही दिन अपना मैंने क्लियर टारगेट बता दिया कि मुझे चाहिए क्या यहां से। और ये भी बात बहुत देर तक लोग नहीं क्लियर कर पाते कि उनको इस बिजनेस से चाहिए क्या। बड़े लंबे समय तक जाके भी लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि वो इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किए हैं। तो मैंने कहा कि मुझे रॉयल्टी टेक्निकल चाहिए सर, उसी को देख के मैंने ज्वाइन किया है, मैं बिल्कुल ना आपका ना अपना टाइम नहीं खराब करना चाहता। उन्होंने कहा बेटा बड़ा सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इस बिजनेस में 2 ही काम करने हैं, प्रोडक्ट को यूज करना है और प्रोडक्ट को शेयर करना है, खाना है बताना है। खाने के लिए आप खा ही रहे हो और बताने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर आप, उन्होंने जैसे कहा कि बताना पड़ेगा, मैंने कहा सर बताना तो आता नहीं। उन्होंने कहा बड़ा सिंपल है, कोई बात नहीं, शुरू में नहीं बताना आता, किसी को भी नहीं बताना आता, हर बंदा एकदम फ्रेशर होता है। आप लगातार मीटिंग ट्रेनिंग के साथ जुड़ेंगे तो आप बताना भी सीख जाएंगे, लेकिन शुरू में आप सिस्टम की मदद ले सकते हैं। मैं कहा सर वो कैसे, यहां पर सीखने वाला पॉइंट है सर। मैं कहा वो कैसे, उन्होंने कहा भी आप अपने घर में कुछ जानकारों को बुलाइए, सीनियर आके जानकारी दे देंगे। साथियों ये बात मेरे को इतनी अट्रैक्टिव लगी, इतनी सिंपल लगी, मैं कहा यार ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। अगर मैं अपने कुछ जानकारों को अपने घर में बुलाऊं, सीनियर आके मेरे बिहाफ पे जानकारी दे देंगे, तो ये तो मेरा एक बड़ा सिंपल स्टार्टअप हो जाएगा।
और मैं यहां पर भी बहुत सारे साथियों को निवेदन करना चाहूंगा भी, आप इस तरह से अपने साथियों के साथ जब आप स्टार्टअप करवाएंगे तो वो एक बहुत आसान तरीका रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग होम मीटिंग। तो मैंने अपने कुछ जानकार अपने घर पे बुलाए लिस्ट बना के, और मेरे सीनियर आए, उन्होंने जानकारी दी। जब जानकारी दी तो एवरेज लोगों को समझ में आता है, किसी को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया। तो जैसे ही लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने की वजह से और मेरे घर में जो पहला पे आउट आया, कुछ मेरी खरीदारी और कुछ उन लोगों की ज्वाइनिंग की वजह से, वो था 977 रुपए का। वो 977 रुपए का चेक के रूप में आता था पहले। तो जब मेरे घर पे आया तो मेरे भरोसा बहुत बढ़ गया। अमाउंट तो छोटी थी लेकिन भरोसा बहुत बड़ा दे दिया, क्योंकि बात समझ में आ गई कि अगर आज 2-4 लोगों की खरीदारी करने की वजह से और मेरी खरीदारी करने की वजह से जब आज 977 आ सकते हैं, तो कल को जब ज्यादा लोग खरीदारी करेंगे तो ज्यादा क्यों नहीं आएंगे। तो मेरे पास जो चेक आया, मैंने अपने साथ जुड़े हुए साथियों को दिखाया, मैं कहा देखो मुझे 977 रुपए का पे आउट आया कंपनी की तरफ से। उन्होंने कहा यार हमें भी आ सकता है क्या? मैं कहा बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता, तो क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा जो काम मैंने किया है, आप भी अपने घर में कुछ लोगों को इनवाइट करें, जानकारी दिलाएं, कुछ लोग शामिल होंगे और आपका भी पे आउट बनेगा। इसी तरह से हमने कुछ और होम मीटिंगों का अरेंजमेंट किया, टाइम लिया सीनियर का, थोड़ा थोड़ा हम भी बताने वाले बन गए। तो अगले महीने में भी कुछ कुछ लोगों को हम लोगों ने होम मीटिंग्स के माध्यम से जानकारियां दी। तो यानी मेरा बिजनेस का बेस होम मीटिंग रहा, वहां से मेरे बिजनेस में एक स्पीड आई। तो अगले महीने में 1182 रुपए का पे आउट आया, कुछ पे आउट उनको भी आया, तो हमारे सबका एक हौसला सा बढ़ा। तीसरे महीने में हम सब लोगों ने मिलकर कहा कि यार होम मीटिंगों से बिजनेस बढ़ता है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, खूब सारी होम मीटिंग करनी और करवानी चाहिए। तो तीसरे महीने में हम लोगों ने स्पीड से काम किया। तीसरे महीने मेरा लेवल था इस बिजनेस में ईगल। ईगल जो तीसरा लेवल बिजनेस, अभी लेवल तो अभी बने, तब तो कुछ होता ही नहीं था। तो ईगल का लेवल अचीव हुआ, 4040 रुपए का पे आउट बना। तो वहां से फिर मैंने एक स्पीड आई बिजनेस के अंदर। वो 5-7 हजार में भी बदला, 10-15-20, 10-15 हजार में बदला, 12 हजार में बदला, 15 हजार में बदला। तो चलते चलते 11वें महीने मैं इस बिजनेस में स्टार अचीवर बना। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा पहले आपको कि मुझे इधर जॉब करते हुए भी 11 साल हो चुके थे, और 11 साल में जो वो नौकरी मुझे 750 रुपए से मैंने शुरू करी थी, और वो लंबा सफर 11 साल का बीत के मैं 15-18 हजार रुपए तक ले जा पाया था। और एक तरफ 11 साल का वो सफर जो मुझे 15-18 हजार तक लेके गया, और इधर 11 महीने का आरसीएम, ये समझने वाली बात है साथियों। 11 साल 15-18 हजार तक लेके गए, और 11वें महीने स्टार का पे आउट 20 हजार कुछ रुपए का बना। तो यहां पर मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि एक तरफ 11 साल और एक तरफ 11 महीने। 11 साल में नौकरी जहां लेके आई है, ये बिजनेस मुझे 11 महीने में उससे आगे ले गया। तो मुझे अब रेगुलर क्या करना चाहिए, नौकरी के बिजनेस। तो वहां से मैंने नौकरी को ड्रॉप किया और इस बिजनेस के लिए पूरी तरह से सरेंडर हो गया साथियों। तो पूरी तरह से बिजनेस में करने लगे। तो वहां से फिर स्पीड को आगे बढ़ाया, स्टार से बढ़ते बढ़ते मैं 16वें महीने रॉयल्टी अचीवर बना। दोनों ग्रुप बराबर मात्रा में चल रहे थे, तो डायरेक्ट स्टार प्लेटिनम का लेवल आया। तो 36 हजार कुछ रुपए का पे आउट बना। उसके बाद स्पीड और बड़ी साथियों, 2 साल के अंदर अंदर मैं इस बिजनेस का टेक्निकल लीडर बन गया। पे आउट वही 40-45 हजार रुपए तक आने लगा। चलते चलते मैं इस बिजनेस में 3 साल के अंदर अंदर एमराल्ड अचीवर बना, और एमराल्ड का मेरा पहला पे आउट था 1,02,448 रुपए। तो वहां से मुझे लगा 3 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए को हम लोगों ने टच किया। खूब अच्छी जिंदगी थी, खूब मजे ले रहे थे, लाइफ में बदलाव आने लग गया। यहां से अगर हम बात करें जीवन के बदलाव की, तो मैंने जब शुरू किया था तो मैं बाइक पे चला 1 साल। और जब मैं बाइक पे चलता, देखो सपनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और सपनों को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं बाइक पे चलता था तो लोगों को बोला करता था कि मैं अगले साल कार पे चल के आऊंगा, इस बिजनेस में वो ताकत है। बार बार बहुत बार बोला करता। जितना हम ज्यादा बोलते हैं ना, उतना ही कहीं ना कहीं कुदरत आपको उनको सपनों को पूरा करने की ताकत भी देती है। तो मैं अगले साल कार पे चल के आऊंगा, अगले साल कार पे चल के आऊंगा बोला करता था। और ठीक अगले साल मेरी जिंदगी की जो सिंपल शुरुआत हुई वो एक सेकंड हैंड मारुति कार से हुई। और 1 साल उस मारुति कार पे चले तो बोलने लगे कि अगले साल नई कार पे चल के आएंगे, नई कार पे चल के आएंगे। और ठीक 1 साल बाद मैंने मेरे खानदान की पहली न्यू ब्रांड टाटा इंडिका गाड़ी निकलवाई हमने। मेरे खानदान में अभी तक कोई नई कार नहीं थी। मैं पहला लड़का हूं अपने पूरे दादका और नानका खानदान का जिन्होंने पहली नई कार निकलवाई थी। तो अभी गाड़ी लेके मैं और मेरा माँ बाप, मेरे परिवार सारे, वाइफ और बच्चे, जब हम निकले वहां से, तो हमने एक और संकल्प किया कि अभी ये जो गाड़ी मैं इंडिका लेके जा रहा हूं, इसको 2 साल से ज्यादा नहीं चलाना। और इसके बाद मुझे अपनी पसंदीदा कार लेनी, जो कि पंजाब में बहुत फेमस कार थी, लांसर, मित्सुबिशी की लांसर गाड़ी, वो कार लेनी है। तो ठीक 2 साल बाद साथियों, मेरे बेटे के बर्थडे पर हमने वो 10 लाख रुपए की मित्सुबिशी लांसर लेके आए। लाइफ में सब कुछ स्मूथ हो चुका था, लाइफ में सारी सुख सुविधाएं आ चुकी थी, बहुत मजा आने लग गया था, घर में कोई ऐसी कमी नहीं थी जिस सुविधा की जरूरत पड़े।
लेकिन चलते 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 कहते हैं परमात्मा इम्तिहान भी देता है। तो वो वक्त आया कि जब आरसीएम को जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, तो एकदम से वो लाखों रुपए महीने की इनकम जीरो हो गई। तो एकदम झटका सा लगा, लेकिन लाइफ में आरसीएम के मोहब्बत बहुत ज्यादा हो चुकी थी। आरसीएम फोन में आ चुका था, आरसीएम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। हस्बैंड वाइफ हम दोनों पागलों की तरह काम कर रहे थे। बहुत सारे साथी हमारे साथ बड़ी मजबूती से काम कर रहे थे। जब ये झटका लगा तो तब हमारा एक सेकंड बेबी था, वो बिल्कुल अभी पैदा ही हुआ था थोड़े दिन पहले। तो पता चला कि अब ये स्थिति बिगड़ गई है और दो बच्चे हैं, खर्चे पूरे थे। बड़ा बड़ा बेटा भी बड़े स्कूल में पढ़ रहा था, तो ऑटोमेटिकली खर्चों का लेवल भी बहुत बड़ा होता है। तो एकदम झटका लगा, कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा। तो उन सारी चीजों को मेरे पेट से कहा चिंता मत करो, डोंट वरी, कोई परमात्मा ने अगर झटका दिया तो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत रही है, मुझे मोरल सपोर्ट बहुत ज्यादा रही है, यानी कि उन्होंने कभी भी हमारे हौसलों को गिरने नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ कि साथियों, जब दिल्ली में धरने लगे, वहां पर मैं जाने लगा, तो मेरी वाइफ ने कहा देखो आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी जाऊंगा। मुझे यार कैसे जाओगी, बच्चा छोटा है तो पॉसिबल नहीं है। तो उनका कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मैंने भी आरसीएम में जाना है। तो जैसे भी करके हम लोग दोनों गए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का जो प्रक्रिया रही, फिर हमें जयपुर में धरना लगाना पड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो किसान धरना लगा था पंजाब दिल्ली में, इसने ही आके उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। नहीं तो आज आरसीएम के इतिहास का, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे लंबा धरना आरसीएम ने लगाया था। लगभग 5.5 महीने के आसपास धरना जयपुर में चला था। बहुत सारे सीनियर्स ने मिलकर एक मिशन बनाया कि जब तक गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं बनाती तब तक हम यहां से हिलने वाले नहीं है। हमारा यही सवाल था गवर्नमेंट से भी, जांच किस बात की कर रहे हो जब कानून ही नहीं है। तो पहले कानून बनाओ ना, उसके बाद आप देखो क्या जांच करना है। तो ऐसे में चलते हुए वो एक लड़ाई रही, और लड़ाई ने फायदा दिया। और फायदा ये दिया कि आरसीएम और मजबूत हो गया, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के माध्यम से सिस्टम और मजबूत हो गया, पूरी इंडस्ट्री और मजबूत हो गई। जहां पे हम लोग कहते हैं शेर जब लंबी छलांग लगाता है तो कुछ कदम पीछे हटता है। और मेरे लिए खुशकिस्मती रही कि उस 5 महीने के धरने को संचालित करने का जो सेवा मुझे मिली, और उसमें मैंने अपनी शिद्दत से वो योगदान दिए। उसके दरमियान सर जो हालात बिगड़े, एक बार जब दोबारा से आरसीएम चालू हुआ, खुशियों की लहर पूरे हिंदुस्तान में फैली, लेकिन स्थितियां बहुत अप डाउन हो चुकी थी। टीमें टूट चुकी थी, हमारे अपलाइन ही छोड़ छोड़ के जा चुके थे। एकदम नए सिरे से शुरू करने जैसा माहौल बन गया था। मैं जब आके अपने रॉयल्टी टेक्निकल अचीवरों को मिला, लोगों को मिला, तो लोग भी हौसला छोड़ चुके थे, सर अब तो जीरो हो गया, फिर से खड़ा करना पॉसिबल नहीं है। मैं कहा यार पहले भी हम लोगों ने किया था ना, अभी भी करेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं आपके साथ हूं। तो हमने 2-3 साल लगभग उन्हीं लोगों को खड़ा करने के लिए लगाए। तो एक सोचा कि यार ये लोग उठेंगे करेंगे, लेकिन 2-3-4 साल उन्हीं लोगों के साथ काम करने करने करते मैंने देखा कि यार बात बनने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे नए लोगों में उतरना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदे के अंदर वो हौसला नहीं होता। मुझे कुछ साथी जो पुराने वाले अभी भी मेरे साथ हैं, उन्होंने हौसला बनाया, और उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग कुछ नए लोगों में उतरे, और हम लोगों ने बिजनेस को बड़ा किया। फिर से स्टेब्लिश करते 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 जो आज स्थिति है बिजनेस की साथियों, जो 1 लाख वाले पे आउट था, तो आज बिजनेस को ग्रोथ में ले जाते हुए हम लगातार आगे बढ़े। और आज का जो मेरा, मैं हाईएस्ट पे आउट की बात करना चाहूंगा, वो 1,02,000 था। अभी जो नए सीजन का नया पे आउट है, वहां से शुरू करके एकदम नए सिरे से नया अमराल्ड निकाला है, और नए तरीके से शुरुआत करके 1,53,388 रुपए के पे आउट तक हम लेके आए। टोटल इस सफर की बात करें तो लगभग लगभग 2.5 करोड़ की इनकम जो है इस बिजनेस के माध्यम से मेरे पास आ चुकी है। वो जो मिस्टर बसी लैंसर चलाते चलाते आज परमात्मा की कृपा से एक 16 फीट लंबी कार करोला एल्टिस पे हम लोग चलते हैं सर। वो एक लग्जरी फील करवाती है वाकई। इस आरसीएम बिजनेस ने वो फिर से बहारें दे दी, फिर से वो जिंदगी दे दी। मुझे ये पता है साथियों कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो कुदरत आपको कितने भी झटके दे, आप फिर उठ के खड़े हो जाएंगे। तीज पंडित जी को बार बार सुनते थे, वो ये कि यही बात कहते थे कि गिरना महत्वपूर्ण नहीं है, गिर के उठना महत्वपूर्ण है। हालात बहुत सारे अप डाउन आए साथियों, लेकिन हमारे इरादे में कभी कमजोरी नहीं आई। अगर इरादे मजबूत रहेंगे तो डेफिनेटली वो करोड़ों के टर्नओवर हमारे लिए है, और हम करके रहेंगे। और कोई भी दुनिया की ताकत हमारी सफलता को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो बिल्कुल, मैं आज बीसी छाबड़ा सर ने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे अपनी दास्तान सुनाने का, बड़ा अच्छा लगा सर। मैं यही कहूंगा साथियों की जिंदगी के उतराव चढ़ाव की कभी चिंता मत करना, ये एक जिंदगी का पार्ट है, ये जिंदगी का हिस्सा है। अभी जिस तरह से माहौल बन चुका है, ये नए साल के जो नए तोहफे हमें मिले हैं इस ऑफर के रूप में, जिसमें फ्री प्रोडक्ट की ऑफर चल रही है, जिसमें आज ग्रोथ के ऑफर चल रहे हैं विजय दिवस के माध्यम से, इनको पकड़ लीजिए।
और टीसी सर की गाइडलाइन को, बीसी सर की गाइडलाइन को पकड़ लीजिए। ये गाइडलाइन अब परमानेंट ग्रोथ के ऊपर काम कर रही है और अभी मिलकर हमें इतिहास रचना है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं साथियों, वो डायलॉग बोलते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ये पार्टी अभी 2025 तक पूरा धमाका करेगी। आरसीएम जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है साथियों, हर तरह से हम लोगों ने देखा है, परखा है, समझा है, बाकी कंपनियों को भी स्टडी किया है, लेकिन आरसीएम जैसा कोई है नहीं, प्रोडक्ट के मामले में, स्ट्रक्चर के मामले में, और अगर हम बात करें तो पे आउट के मामले में भी आरसीएम जैसा कोई कंपैरिजन नहीं है। जहां पे आरसीएम की सोच खड़ी होती है उसके आसपास भी किसी दूसरे सिस्टम की सोच खड़ी नहीं होती। हम लोग लकी हैं कि हमें आरसीएम मिला है और आरसीएम में हम मिलके घर घर तंदुरुस्ती, घर घर रोजगार के इस मिशन को बड़ा करेंगे। थैंक यू सर, बीसी सर, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी थैंक यू दास्तान सर, इस थैंक यू प्लेटफॉर्म पे सर, कहूं। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं जो बात मैं भी कहता हूँ और आज वीरक सर ने उसको प्रूव कर दिया कि उन्होंने, कहते हैं हम बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं लेकिन कई बार उन बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्रामों में जो बात नहीं निकल के आ पाती है वो एक अनुभव युक्त कहानी जिसमें एक्सपीरियंस शामिल हो और वो हमारी मेमोरी में इतनी अच्छे तरीके से रजिस्टर्ड होती है। जब बात स्टोरी के रूप में कही जाती है तो वो हम जीवन भर नहीं भूलते, हमें याद रहता है कि यार विरक जी ने भी तो कहा था, मैंने उठा लिया, विरक जी ने भी तो कहा था, उनको भी तो हम मीटिंग के माध्यम से समझ बिजनेस चला पाए थे। तो एक नए लोगों के लिए भी ये शिक्षा है और पुराने से पुराने सीनियर के लिए भी ये शिक्षा है कि बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है और कैसे सपने देखने चाहिए।